हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी इंटर ऑडिट जो कि है एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कवर करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी और इसके अलावा ऑडिटर को कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे बिफोर मेकिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो स्टार्ट करते हैं। द ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट्स द एसटीडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कीवर्ड ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए आपको ध्यान रखना है एसटीडी। अभी एसटीडी क्या है, अब देखिएगा। एसटीडी है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। किस चीज का स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन? ऑडिट का, ऑफ द ऑडिट। तो ऑडिट स्ट्रेटजी का मतलब है सेटिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, और जो किस चीज में मदद करेगी, एंड दैट ऑडिट स्ट्रेटजी विल गाइड द ऑडिट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। तो यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड ध्यान रखना है एस टी डी। अब स्कोप किस चीज का, यानी किस लेवल तक ऑडिटर चेकिंग करेगा। टाइमिंग यानी कट ऑफ प्रोसीजर वो जो लेगा, तो किस पर्टिकुलर टाइमिंग पे करेगा, इंटरिम पीरियड के लिए करेगा या फुल टाइम के लिए करेगा, तो वो टाइमिंग क्या होगा, किस टाइम पे ऑडिटर को मीटिंग करनी है, किस टाइम पे ऑडिटर को आगे के स्टेप लेने हैं, तो वो टाइमिंग। डायरेक्शन यानी वो अपनी ऑडिट की टीम को, एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से डायरेक्ट करेगा आगे काम करने के लिए। तो ये तीनों चीजें एस टी डी ऑडिट स्ट्रेटेजी में ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसकी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, उसकी वर्किंग्स का टाइमिंग क्या होगा, और वो किस तरीके से अपनी ऑडिट एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करेगा। तो ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मीनिंग ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करना। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर ऑडिट के लिए एक ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो किस तरीके से ऑडिटर को असिस्ट कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को रिसोर्सेज एफिशिएंटली मैनेज करने में, यूज करने में मदद करती है। अब ऑडिट के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एक तो टाइम होता है और एक ऑडिट की टीम होती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ही ऑडिटर को ऑडिट कंप्लीट करनी होती है और उसके पास जो भी स्टाफ होता है उससे उसको बेस्ट उसका यूटिलाइज करना होता है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को मदद करती है कि जो भी ऑडिट के लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो कि होते हैं टाइम और उसकी टीम, तो इन दोनों को बेस्ट यूटिलाइज करना, बेस्ट तरीके से उसको मैनेज करना। तो देखिए, अब इसको हम समझते हैं इससे कि जो भी उसके रिसोर्सेस हैं, यानी क्या उसको ध्यान में रखना है, व्हाट द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, यानी कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं। कौन से का मतलब है पर्टिकुलर, जैसे कॉम्प्लेक्स एरिया है तो वहां पे उसको एक्सपीरियंस टीम बेचनी है, कुछ हाई रिस्क एरिया में उसको वो एक्सपीरियंस टीम को वो वहां पे लगाएगा। तो यानी व्हाट, यानी क्या, कौन से रिसोर्सेज, तो मतलब एक्सपीरियंस्ड जो उसकी टीम है उसको हाई रिस्क एरिया पे उसको लगाना है, तो ऑडिटर ताकि उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। तो पहला तो ऑडिटर को ये डिसाइड करने में, ये बिल्कुल सेट करने में उसको ऑडिट स्ट्रेटजी मदद करती है कि कौन से रिसोर्सेज को कहाँ पे डिप्लॉय करना है। अब दूसरा है कहाँ पे, तो ठीक है, कौन से को व्हाट। अब देखो हाउ मच, यानी कितने स्टाफ को, द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज टू बी अलोकेटेड। पहले तो था कि कौन से रिसोर्सेज को, यानी एक्सपीरियंस्ड टीम को यहाँ पे भेजना है, जो कम एक्सपीरियंस्ड है, जो आर्टिकल्स है, उसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटजी मदद करती है कि कितना, यानी द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज टू अलोकेट, यानी पर्टिकुलर जैसे कुछ इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है, तो वहां पे कितने स्टाफ को डिप्लॉय करना है ना। कुछ दूसरी काम हो रहा है, कितने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, क्योंकि टाइम की भी बात हो रही है। पर्टिकुलर इन्वेंट्री काउंट में इतना टाइम देना है, इनवॉइसेस की चेकिंग पे इतना टाइम देना है, यानी कितना स्टाफ और कितना टाइम। तो ये हाउ मच ये वाला सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। तीसरा है व्हेन, यानी कब दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब। टाइम की बात हो गई, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी करा कि इंटरिम डेट पे कोई चेकिंग हो रही है तब, या फिर कट ऑफ यानी बिल्कुल बैलेंस शीट डेट पे तब टाइम, तब चेक हो रहा है, तो किस अकॉर्डिंग ऑडिटर को अपना स्टाफ यानी किस टाइम पे डिप्लॉय करना है। तो ये भी इसमें ऑडिट स्ट्रेटेजी इसमें हेल्प करती है। कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, यानी जो भी स्टाफ है वो किस तरीके से ऑन साइट रिव्यू कर रहा है, ऑफ साइट रिव्यू कर रहा है, किस लेवल पे चेकिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, वो कब हो रही है, किस तरीके से डीएसआर हो रहा है, यानी डायरेक्शन सुपरविजन, जो भी काम हो रहा है टीम का उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, सुपरविजन कैसे हो रहा है उस काम का, रिव्यू कैसे हो रहा है, ऑन साइट रिव्यू हो रहा है, ऑफ साइट रिव्यू हो रहा है, मीटिंग्स कब हो रही है मैनेजमेंट के साथ। तो ये सारी चीजें सेट करने, यानी व्हाट, हाउ मच, व्हेन एंड हाउ। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को सेट करने के लिए ऑडिट स्ट्रेटेजी बहुत मदद करती है, ताकि ये दोनों जो लिमिटेड रिसोर्स हैं ऑडिट के, जो कि है टाइम और टीम, तो इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
अब ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटेजी होती क्या है, अभी हमने देख लिया। इसके अलावा वो कैसे हेल्प करती है ऑडिटर को, वो भी हमने कवर कर लिया। अब जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा तो उसको कौन-कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है एंगेजमेंट, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट मिल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या-क्या ऑडिटर चेक करेगा उस एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में। हम इसके रिस्पेक्ट में डिटेल भी पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। अभी हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी है। दूसरा ऑडिटर ये असर्टेन करेगा जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, यानी जो उस ऑडिट पे उसको आगे रिपोर्टिंग करनी है, तो उस रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में उसने कौन-कौन सी यानी पहली चीज़ तो कितने टाइम तक रिपोर्टिंग करनी है, और दूसरा कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो रिपोर्टिंग करने से पहले मैनेजमेंट के साथ जो भी मीटिंग्स करता है, जो भी डिस्कशन करता है, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या-क्या चेक करना है। तो ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने टाइम। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। वो अदर फैक्टर्स, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट है। तो वो अदर फैक्टर्स भी ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने टाइम। नेक्स्ट ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स ये हम अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे, तो अभी मैं बता देती हूँ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑडिटर को कंसीडर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कुछ प्रीवियस यानी कोई पिछले साल में या कुछ पहले कोई दूसरा ऑडिट एंगेजमेंट या कुछ अलग एंगेजमेंट भी किया हुआ हो, तो उस रिस्पेक्ट में कुछ ऑडिटर के पास एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड फैक्टर्स भी ऑडिटर को यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में असेटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, यानी एनटीई, यानी कौन कौन से नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट के उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एक तो टीम होती है, एक टाइम होती है। तो उस रिस्पेक्ट में भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स कौन से ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला एंगेजमेंट, दूसरा हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो अदर फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज जो है एंगेजमेंट की एक्टिविटीज, और लास्ट है रिसोर्सेज। अब हम इसको एक एक डिटेल में करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला पहला है एंगेजमेंट, यानी एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने टाइम। सबसे पहले तो एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी एएस एप्लीकेबल है उसके ऊपर, इंड एएस है, शेड्यूल 3 की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तभी तो ऑब्वियसली अगर हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसकी अकाउंटिंग, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही नहीं पता होगी तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे हम। तो ऑडिटर को ये सारी उसकी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, यानी उसका क्या नेचर है बिजनेस का, और उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज में ऑडिटर देखेगा कि कहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है, कुछ नया मैटर है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी स्टाफ का, तो वो ऑडिटर चेक करेगा मैंने फॉर डिसाइडिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे कितना किस लेवल का स्टाफ चाहिए तो वो इसमें देखेगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, अगर जैसे कोई बैंक है तो उस पर आरबीआई की रेगुलेशन है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पर इडा की रेगुलेशन है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखेगा ऑडिटर। और उसके रिस्पेक्ट में उसको रिसोर्सेज, यानी जो स्टाफ चाहिए होगा तो वो उस स्टाफ को उस टीम में इंक्लूड करेगा। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, अभी हमने पिछली स्लाइड में करा कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के टाइम पे, और जो भी उसने कोई प्रीवियस ऑडिट किया हुआ है, कुछ प्रीवियस एंगेजमेंट किया हुआ है, तो उस रिस्पेक्ट में उसके पास जो एक्सपीरियंस है तो वो भी उसको आगे यूज करेगा। किस रिस्पेक्ट में, एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी उस पर्टिकुलर जिस भी कंपनी की उसको ऑडिट मिली है तो उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ये यहाँ पे ऑडिटर ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने टाइम। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑडिटर को जो भी रिपोर्ट देनी है आगे ऑडिट की, तो उस रिस्पेक्ट में, यानी कब तक देनी है, उसका टाइमिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्कशन करना है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये पॉइंट है। यानी एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, यानी क्या क्या उन्होंने कब तक रिपोर्टिंग के लिए बताया हुआ है, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी ऑडिटर से, और जो भी मीटिंग्स ऑडिटर करता है विद द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट, जो भी डिस्कशन होते हैं नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, इसको एनटीई कहते हैं शॉर्ट में। तो जो भी मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होते हैं ऑडिट वर्क के रिगार्डिंग मैनेजमेंट के साथ, तो वो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि किस लेवल पे उसको करने हैं। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, यानी एक्सपेक्टेड टाइप, कब तक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट। इसके अलावा जो भी ना एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, स्टेटस ऑफ वर्क, यानी किस लेवल तक काम पहुंच चुका है, तो वो पूरी की पूरी बीच में जो भी अपनी मीटिंग्स होती है मैनेजमेंट के साथ। और इसके अलावा लास्ट वाला है ऑडिट टीम का आपस में ही जो भी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड का, यानी किसको क्या काम बांटा हुआ था एंगेजमेंट टीम के साथ, उनका आपस में ही जो भी डिस्कशन, जो भी उनकी मीटिंग्स होती है कि प्रॉपर रिव्यू करने के लिए, यानी जिस पर्टिकुलर स्टाफ को जो काम दिया हुआ था वो कहाँ तक पहुंचा, उसको सुपरवाइज करना, उसको रिव्यू करना। तो इस रिस्पेक्ट में जो सारे रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में, यानी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले जो भी उनके डिस्कशंस होते हैं, जो भी उनकी मीटिंग्स होती है, चाहे मैनेजमेंट के साथ चाहे आपस में ऑडिट टीम के साथ, वो सारे यहाँ पे सारे कंसिडर करने के बाद ही ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी।
अब नेक्स्ट ये अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में हमने पढ़ा था, अदर फैक्टर्स का मतलब है जो भी प्रोफेशनल जजमेंट में, यानी ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि ये भी पर्टिकुलर फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑडिट पे, तो उन सारे फैक्टर्स को ऑडिटर इंक्लूड कर लेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि अदर फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से, यानी एंगेजमेंट वाला ले लिया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वाला ले लिया, इसके अलावा भी जो ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो ऑडिटर कंसिडर जरूर जरूर करेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे बहुत सारी सेल्स और परचेज के ट्रांजैक्शन बहुत हाई है, तब वो एक एक तो चेक हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 100% चेकिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, चाहे मैनुअली करें कैसे भी करें, तो 100% जब चेक नहीं हो सकता है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, अपने कंट्रोल्स को चेक करना। यानी ऑडिटर ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल्स कैसे लगाए हुए हैं, यानी जो अगर कोई परचेज होती है तो परचेज के लिए परचेज ऑर्डर पास कैसे कौन इशू करता है, फिर जब सामान आता है तो सामान के लिए जीआरएन यानी गुड्स रिसीट नोट बनता है नहीं बनता है, फिर वो स्टोर में जाता है, फिर उसका बिलिंग अप्रूव होके अकाउंट्स में एंट्री के लिए आता है, फिर वो गुड्स कैसे एंट्री होते हैं। तो इन सब का प्रोसेस क्या है, इन सब ट्रांजेक्शन्स पे प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल रॉबस्ट है कि नहीं है, इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, ऑपरेटिंग और इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर कंसीडर करेगा, उसके बाद वो देखेगा इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा ऑडिटर ये चीज देखेगा, significant industry development such as change in the regulations, कुछ नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई, इन्वायरमेंटल इश्यूज से अभी रिलेटेड भी होता है, कुछ और लीगल मैटर्स हैं जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ नया कुछ लॉ आया है, कुछ अमेंडमेंट आए हैं, तो वो ऑडिटर को जरूर चेक करने रहेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने टाइम। अगर उसको कुछ लगता है कुछ लीगल एक्सपर्ट की उसमें ओपिनियन चाहिए तो वो कंसीडर करेगा, कुछ एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए तो वो कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी एफआरएफ में कुछ चेंज हुआ है, जैसे पहले एएस लगता था अब इंडियंस लग रहा है उस पर्टिकुलर एंटिटी पे, तो वो ऑडिटर एक बार कंसीडर करेगा ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के टाइम। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ लिया है, स्ट्रेटेजी बनाना ही मतलब एसटीडी डिसाइड करना है, यानी स्कोप कितना है, टाइमिंग कितना है ना, और डायरेक्शन कैसे देना है। और ये एसटीडी देने के लिए उसको अपने रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, यानी जो टाइम है और जो टीम टीम है उसकी, तो जो दो टी हैं तो वो कितने चाहिए, तो वो तो ऑडिटर डिसाइड करेगा। यानी सारी चीजें ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे ही वो देखना पड़ेगा कि भाई इसका एंगेजमेंट क्या है, इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके अलावा भी जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो ऑडिटर चेक कर लेगा, ताकि जितना भी टाइम उसको चाहिए, जिस लेवल की उसको एंगेजमेंट टीम यानी जो टीम मेंबर्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड किस किस एरिया में चाहिए, तो वो उनको पहले ही लेके आए और अपना काम टाइमली ये बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कर सके। और इसके अलावा अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट, कुछ जैसे चेंज हुआ है, कुछ लीगल इन्वायरमेंटल अफेक्टिंग द एन एंटिटी, यानी कुछ भी ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उसको लग रहा है कुछ लीगल इन्वायरमेंट, यानी कुछ लीगल चेंजेस आए हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आगे ऑडिट पे, तो वो भी ऑडिटर इसमें जरूर कंसीडर करेगा ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे। अब स्टूडेंट्स ये हम डिटेल में अगले में करेंगे। प्रिलिमिनरी का मतलब मैंने बताया था, जो वो ऑडिट लेने से पहले एक बार देख लेता है, तो वो एक्टिविटीज कहलाती हैं प्रिलिमिनरी और ना एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और इसके अलावा कुछ पास्ट की जो है, यानी पिछला ऑडिटर को कुछ एक्सपीरियंस है प्रीवियस कोई भी एंगेजमेंट का, तो वो ऑडिटर इसमें देखेगा। और इसके अलावा है द मैनर इन विच ऑडिटर एम्फेसाइज द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स नीड टू मेंटेन एंड क्वेश्चनिंग माइंड, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो ऑडिटर इसमें जरूर कंसीडर करेगा ऑडिट स्ट्रेटजी के टाइम पे, ताकि वो उसको मतलब डायरेक्ट कर पाए। एसटीडी में थर्ड वाला पॉइंट जो था, डायरेक्ट कर पाए अपनी टीम को, किस चीज के लिए डायरेक्शन दे पाए, कि उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट दी ऑडिट, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी क्वेश्चनिंग माइंड, कि ये क्यों हुआ, अगर रेशो कम हो रहा है, रेशो ज्यादा हो रहा है, तो किस अकॉर्डिंग हो रहा है, इंडस्ट्री से उसका क्या लिंक है ना, क्या प्रोसीजर क्या है, अगर ये अप्रूवल चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ, एक्स वाई जेड, क्वेश्चनिंग माइंड उसको रखना है। तो आगे इस तरीके से उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा अपनी टीम को। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज तो हमने पहले ही कवर किया हुआ है। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे दो टी होता है। रिसोर्सेज का मतलब है एक तो टीम कितनी है उसके पास, ऑडिट की टीम, और दूसरा है अपना टाइम। तो ये दोनों चीजें ऑडिटर को उसका एन टी ई देखना पड़ेगा। एन टी ई मतलब का मतलब होता है अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो ये इन सबका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑडिटर कैसे देखेगा। अब देखिए जो शुरू के दो पॉइंट है, ये है अपने टीम से रिलेटेड, और अपने ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये है टाइम से रिलेटेड। तो सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, यानी सबसे पहले सिलेक्शन करना है, कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए तो वो ऑडिट टीम में उसको इंक्लूड करना है। और उसके बाद असाइनिंग, यानी टीम में तो ले लिया, अब पर्टिकुलर जैसे कौन सा पर्सन क्या काम देखेगा, कौन सा वर्क एरिया देखेगा, तो प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ
वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर इज सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो टीम है और जो टाइम है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज करना ये ऑडिटर का काम है, और ये काम करने के लिए ही वो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है। स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करने के लिए ऑडिटर का और अपनी ऑडिट का, तो ये एसटीडी सेट करने के लिए तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है, और ये स्ट्रेटेजी उसको मदद करती है सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने में। तो वो रिसोर्सेज कौन से थे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है टाइम और अपनी टीम। तो वही यहाँ पे बात कर रही है, तो कर रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन सही होना चाहिए। सिलेक्शन सही होने के बाद प्रॉपर्ली असाइन टू पर्टिकुलर दैट वर्क एरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दूसरा, एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर होने चाहिए, जहाँ पे भी हाई रिस्क है ना, मटेरियल हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी आरओएमएमएस ज्यादा का अगर उसमें चांसेस है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीम चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके वो मैटर्स। और दूसरा अपना लास्ट वाला पॉइंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जो भी एंगेजमेंट ऑफ बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम, यानी जो भी हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को अपना टाइमिंग उस अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए चलना है। तो यानी सिमिलर टू एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरिया ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे ध्यान में रखनी है। तो ये इसके फैक्टर्स थे बिल्कुल डिटेल में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। हर एक टॉपिक पे उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है और ओवरऑल फैक्टर्स पे भी बनता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। ओके।